हाय गाइस, चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। किस चीज़ का पार्ट नंबर 2? सॉल्यूशंस ऑफ इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। तो हमने अंडरराइटिंग तो कर लिया था। इसके बाद हम लोगों का बाईबैक का क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग बाईबैक के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज बाईबैक? गिव द कंडीशंस ऑफ द बाईबैक ऑफ शेयर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? जैसे कि एक कंपनी होती है, वो अपने कुछ शेयर्स इशू करती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, थोड़े टाइम बाद कंपनी ऑफर लेके आती है शेयर होल्डर्स के लिए कि हम आपको एक मार्केट प्राइस से थोड़ा अमाउंट ऊपर अगर आप कुछ पेमेंट करेंगे तो आप अपने शेयर्स हमें वापस कर दो। ठीक है, उससे कंपनी अपने शेयर्स को ले लेती है, शेयर होल्डर्स को पैसे दे देती है, तो एक तरीके से बाईबैक हो जाता है। आ जाइए, यही लिखा हुआ है। क्यों बाईबैक करती है? कैंसिल करने के लिए। कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आउट ऑफ। कहाँ से बाई कर सकती है? वो कहाँ से परचेज कर सकती है? फ्री रिजर्व से कर सकती है। उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, यहाँ से कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। उसके बाद द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। हाउएवर, बाईबैक कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स। आ जाइए, कंडीशन फॉर बाईबैक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, बाईबैक ऑफ द शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो एओए होता है उसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए कंपनी को बाईबैक करने की। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इफ़ द शेयर्स आर बॉट बैक अप टू द अमाउंट। अगर आप 10% तक बाईबैक कर रहे हो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तब तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसको बीआरबी बोलते हैं सिंपल में। और अगर आप 25% तक के शेयर्स बाईबैक कर रहे हो, 25% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की जगह पर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, 25% से ज़्यादा आप बाईबैक नहीं कर सकते। थर्ड वाला, बाईबैक शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यही तो मैंने अभी बोला था। पॉइंट नंबर 4, बाईबैक ऑफ द इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 2:1। डेट इक्विटी रेशियो, हमने डेट इक्विटी टेस्ट हम लोगों ने जब बाईबैक का चैप्टर कर रहे थे, डेट इक्विटी टेस्ट हमने किया था वहाँ पर को, और 2:1 का रेशियो जो होता है आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, द शेयर्स अंडर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मस्ट बी फुल्ली पेड। जो कंपनी होती है वो अपने फुल्ली पेड शेयर्स को ही बाईबैक कर सकती है। पार्टली पेड होगा तो उसको फुल्ली पेड करो फिर बाईबैक करो, पार्टली पेड का डायरेक्ट बाईबैक नहीं होता है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, कंपनी मस्ट फॉलो सेबी गाइडलाइंस इन केस ऑफ अ लिस्टेड शेयर्स एंड प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस इन केस ऑफ अदर्स। जब कंपनी लिस्टेड होती है तो लिस्टेड कंपनीज का माई बाप कौन होता है? सेबी। ठीक है, उसकी परमिशन के बिना, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कोई और कंपनी है तो उनके ऊपर जो भी रेगुलेटर एप्लीकेबल, मतलब जिनके रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उनको फॉलो करके वो बाईबैक कर सकते हैं। फिर आ जाता है, द बाईबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और द बोर्ड रेजोल्यूशन एज द केस में बी। जब भी आप रेजोल्यूशन पास करते हो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, शेयर्स मस्ट बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड विद इन 7 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाईबैक। जो फिजिकल शेयर्स आपके पास आए हैं 7 दिन के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रॉय करना है। पॉइंट नंबर 10, नो फ्रेश इशू ऑफ is allowed within 6 months from buyback except by way of bonus shares, ESOP, sweat equity and conversion of डेट या प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी। अब नया फ्रेश इशू नहीं ला सकते क्योंकि अभी तो आपने बाईबैक किया था। अगर बाईबैक किया था दोबारा से फ्रेश इशू क्यों क्यों ही लेके आओगे? तो 6 महीने का आपके पास लॉकिंग पीरियड हो जाता है, 6 महीने तक आप नहीं कर सकते। शेयर इशू तो कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं, जैसे कि आपको बोनस शेयर इशू करना है, ई सॉप करना है, या स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है, या तो डेट या प्रेफरेंस शेयर्स जो रहते हैं उनको इक्विटी में कन्वर्टेबल जो होते हैं वो उनको इक्विटी में कन्वर्ट करते हो तब आप इशू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 11 की बात करें, नो विड्रॉल ऑफ ऑफर इज अलाउड वंस इट इज अनाउंस टू द शेयर होल्डर्स। अगर आपने कंपनी ने बोल दिया कि हम बाईबैक करेंगे तो आप अपना उनको करना ही पड़ेगा, वो इस चीज़ को कैंसिल नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी शेल नॉट यूटिलाइज एनी मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द बाईबैक। बाईबैक के लिए आप कोई भी पैसा जो बोरो किया हुआ है उसको यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा अमाउंट यूज़ कर सकते हो? यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ था। कहाँ गया? ये रहा। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीड फ्रॉम एनी अदर शेयर्स। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है हम लोगों का ये, व्हाट आर द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहला, द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। जैसे कि बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी फुल्ली पेड होना चाहिए।
पॉइंट नंबर 20, सच शेयर्स मस्ट बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या होता है? वो प्रॉफिट जहाँ से डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स उनको बोलते हैं। दैट इज प्रॉफिट विच शुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ dividend or out of the proceed of fresh issue of share made for the purpose of redemption. Point number C, any premium payable on the redemption of shares shall be provided out of the proceeds out of the profits of the company's security premium account. ठीक है। पॉइंट नंबर डी की बात करें, वेयर द शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व्स, द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स सो रिडीम्ड मस्ट बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। जब हमने रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने बताया था कि जितना भी अमाउंट आप रिडीम कर रहे हो उसका जो फेस वैल्यू के बराबर वैल्यू होती है, जितना भी फेस वैल्यू होता है उसको आपको CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वही बात ही यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर ई की बात करें, द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी बाय वे ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। CRR को आप फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू करने में ही यूज़ कर सकते हो। द CRR अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स एज फुल्ली पेड। अगर जो आपका पार्टली पेड शेयर्स है उसको आप फुल्ली पेड नहीं कर सकते हो CRR के अमाउंट को यूज़ करके। आपको सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ही CRR अमाउंट को यूज़ करना होता है। पॉइंट नंबर एफ की बात करें, एज द मैटर ऑफ प्रूडेंस इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू यूज़ द जनरल रिजर्व ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रिडीमिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एज लॉन्ग एज देयर इज बैलेंस इन द सरप्लस अकाउंट। जब तक सरप्लस अकाउंट में आपका बैलेंस है तब तक आप लोग जनरल रिजर्व का यूज़ नहीं कर सकते रिडीम करने के लिए। ठीक है। Redemption premium is included in the financial cost of and charged against profit. In case of any other case, premium payable on the redemption shall be adjusted against the securities premium account. हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन किया था उसमें भी मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको। अगर यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है प्लीज़ आप लोग वन शॉट रिवीजन देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, explain the term ex dividend and cum dividend in connection with the purchase and sale of debenture, give suitable examples तो आप छोड़ दो क्योंकि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको क्या कहते हैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में ही निकल जाएगा। एग्जाम्पल्स तो आप रहने ही दो। ठीक है। वैसे एग्जाम्पल के लिए आएगा नहीं बट इससे पूछ लेगा वो। समटाइम्स द कंपनी बाइज इज डिवेंचर इन द ओपन मार्केट बिटवीन द इंटरेस्ट डेट देयर दैट इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं, जब इंटरेस्ट उनका पेमेंट का टाइम होता है उससे पहले सिक्योरिटीज़ जो रहती है, जो डिवेंचर्स इशू किया होता है उसको बाईबैक कर लेती हैं। इन केस in this case a distinction will have to be made between the capital portion and the revenue portion। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डेट जो होता है हमेशा दो पार्ट में होता है, एक कैपिटल पार्ट होता है, एक रेवेन्यू पार्ट होता है। कैपिटल पार्ट कौन सा होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है आप लोगों का। और जो रेवेन्यू पार्ट रहता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अमाउंट पेड टुवर्ड्स द कॉस्ट पोर्शन ऑफ द डिवेंचर इज द कैपिटल पोर्शन, इसने तो बोल ही दिया। वाइल द अमाउंट पेड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू पोर्शन। It therefore follows that the profit on cancellation or redemption of the debentures is then equal to the difference between the nominal value of the debenture cancelled and the price paid towards the capital portion and the debentures purchased। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। The price paid for the debenture would depend on the mode of quotation। अब दो तरीके से होता है ना, एक होता है कम और एक होता है एक्स। एक्स में जो होता है कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन जो कम होता है कम डिविडेंड उसमें कॉस्ट में इंटरेस्ट एडेड होता है। एक होता है कम और होता है एक्स। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। कम इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन द परचेज ऑफ द प्राइस ऑफ डिवेंचर इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड, द कोटेशन इज सेट टू बी क्यूमुलेटिव या कम डिविडेंड। इट मीन्स नो एक्स्ट्रा पेमेंट इज टू बी मेड फॉर द इंटरेस्ट since the price quoted includes the amount of the interest for the expired period, but the interest will have to be calculated to the date of purchase for making the entry in the books of purchaser। क्योंकि आपको दोनों की दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं, आपको कॉस्ट भी बताना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट भी बताना पड़ता है। जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ पे? AS 13 के हिसाब से, तो आपको इंटरेस्ट और जो कॉस्ट रहती है उन दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। एक्स इंटरेस्ट की बात करें, एक्स डिविडेंड प्राइस व्हेन द परचेज प्राइस ऑफ द डिबेंचर एक्सक्लूड्स द इंटरेस्ट ऑफ फॉर द expired period, the quotation is said to be X interest। It means purchasing company will have to pay interest for the expired period to the old debenture holders in addition to the price paid
फॉर द डिवेंचर्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, लिस्ट डाउन द 5 पॉइंट्स of SEBI guidelines to be complied with by the company for proposing issue of bonus shares। चलिए, बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर्स आर इन द नेचर ऑफ गिफ्ट शेयर्स। जैसे कि कोई शेयर होल्डर है, मान लेते हैं मैं हूँ, द कॉमर्स सेक्शन है, ठीक है, एक कंपनी है, मैंने इस कंपनी के 1000 शेयर्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है, 1000 कर देते हैं यहाँ पे, और कंपनी ने एक ऑफर निकाल दिया, कंपनी ने कहा हम 1:1 में बोनस शेयर्स देने वाले हैं। 1:1 मतलब हर एक शेयर का बदले एक शेयर, मतलब टोटल जो मेरे पास शेयर हो जाएंगे वो 1000 प्लस 1000 ये हो जाएगा 2000, ठीक है। ये होता है बोनस शेयर्स। इन बोनस शेयर्स के लिए मेरे को 1 रुपया भी कंपनी को पे नहीं करना पड़ता। बोनस शेयर्स आर इन द नेचर ऑफ गिफ्ट शेयर फ्रॉम द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिंस द कंपनी डज नॉट रिसीव एनी प्राइस फॉर सच शेयर्स, द शेयर होल्डर्स पे नो कैश और मनी टू द कंपनी एंड देयरफॉर एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। अब बात करते हैं सेबी की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में। द लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गाइडलाइंस फॉर द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द बोनस इशू गिवन बिलो। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज रहती हैं तो उनको सेबी की गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करनी ही पड़ती हैं। पॉइंट नंबर ए, सेबी गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल ओनली टू द एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, नो बोनस इशू शैल बी मेड विच विल डाइल्यूट द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ द होल्डर ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेबल फुल्ली और पार्टली, ठीक है। कोई भी ऐसा बोनस इश्यूज को नहीं कर सकते जिससे राइट की वैल्यू जो रहती है ना उनके वो डाइल्यूट हो। पॉइंट नंबर सी, द बोनस इशू शुड बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बिल्ट आउट ऑफ द जेन्युइन प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ओनली। हम लोगों ने अभी देख लिया था, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम लोग CRR भी यूज़ करते हैं ना। रिजर्व्स आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कैन नॉट बी यूज फॉर कैपिटलाइज कैन नॉट बी कैपिटलाइज हेंस नॉट अवेलेबल फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, जब आप एसेट्स रिवैल्यू करते हैं, मान लेते हैं 1 लाख का एसेट आपने रिवैल्यू किया 2 लाख हो गया, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है इसको यूज़ करके आप लोग बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी मेड इन लीव ऑफ डिविडेंड। मतलब आपको कंपनी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, उन्होंने डिविडेंड पे करने की जगह पर को ये बोल दिया कि हम क्या कहते हैं आप लोगों को बोनस शेयर्स देंगे। इस तरीके से नहीं होता। आप ये तो बोनस शेयर्स देना है दे दो, लेकिन डिविडेंड्स के बदले आप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते हो। पॉइंट नंबर ई, द बोनस शेयर कैन नॉट बी मेड अनलेस पार्टली पेड शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए ही बोनस इशू आ सकता है। Point number F, the company should have sufficient reason to believe that it has not defaulted in respect of payment of statutory dues of the employees, such as contribution to PF such as gratuity and bonus। अगर कंपनी ने ग्रेचुटी पेमेंट करने पे या प्रोविडेंट फंड पेमेंट करने पे या बोनस का एम्प्लॉयज़ को पे करने में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है तो बाईबैक नहीं कर सकता। मतलब बोनस इशू नहीं कर सकता, बाईबैक नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोनस इशू नहीं कर सकता, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट नॉट बी अ डिफॉल्टर इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फिक्स डिपॉजिट। अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हुए हैं पब्लिक से, उस पर प्रिंसिपल पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, तब वो नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते? बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। There should be provision in the article of association of the company for the capitalization of the reserve। Point number I हो जाएगा, the subscribed and paid up capital after the bonus issue should not exceed the authorized capital। authorized capital क्या होता है? पूरे लाइफ टाइम में कंपनी अपने कितने शेयर्स इशू कर सकती है उसके बारे में डिटेल्स दी होती हैं। तो आपका मैक्सिमम लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है शेयर्स इशू करने की, तो उससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। अगर इनकेस उनको शेयर इशू करना है, उससे ज़्यादा करना है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 9 की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग विद द एडवांटेजेस। देखिए, इस पैराग्राफ को मैं रीड कर रहा हूँ, इसको रीड करने के बाद आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन समझाने का मतलब नहीं रहेगा इसमें। देखिए, बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच शेयर्स आर ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्राइस विच इज बेस्ड ऑन द बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। बुक बिल्डिंग में बी फॉर 75% और 100% ऑफ द इशू क्वांटम। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं इसके बाद? इन्वेस्टर्स प्लेस देयर बिड्स एट डिफरेंट प्राइजेस। अलग अलग प्राइजेस पर बिड्स लगाते हैं विथ इन द प्राइस बैंड और द रेंज
and ultimately that price and quantity that has the maximum demand is selected. But the companies cannot maintain the minimum price below which bids cannot be accepted. Bids are not accepted or indicative price band. अब बात कर लेते हैं इन ब्रीफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर प्राइस बैंड. ठीक है, जो प्राइस बैंड होता है उसके अंदर जितने लोगों के बिड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जिस प्राइस पे आई होती है उस प्राइस को लिया जाता है. विच कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द मिनिमम और फ्लोर प्राइस. मतलब ये कि दो प्राइस होते हैं ना, मान लेते हैं कि एक 100 है एक है 120, इनके बीच में सारे के सारी बिडिंग लगाई जाती है. ठीक है, तो फ्लोर प्राइस का जो सिक्योरिटी बैंड होता है वो 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. ठीक है, यहाँ तक हो गया. इसके बाद बात करते हैं बुक की. अगला बात करते हैं, सॉरी मेरा वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्रैश हो गया था. बुक बिल्डिंग इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल प्राइस सेटिंग मेथड थ्रू विच कंसेंसस प्राइस फॉर आईपीओ इज़ डिटरमिन्ड. मान लेते हैं कि ये एक प्राइस बैंड हो गया, मान लेते हैं 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़. ठीक है, ये दोनों प्राइस बैंड हो गए. इनके बीच में आपसे बिड्स मंगवाई जाती है. मान लेते हैं एक बिड आगे 105 की, दूसरी बिड आगे 107 की, फिर आ जाती है 110 की. मान लेते हैं 107 में सबसे ज़्यादा बिडिंग आई है. ठीक है, तो 107 में लोगों का फीडबैक आता है, तो 107 में सबसे ज़्यादा फीडबैक था, तो उसको जो है एज अ बेंचमार्क यूज़ किया जाता है एज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द आईपीओ. मतलब शेयर का जो प्राइस होता है आईपीओ के लिए उसको डिटरमिन करने के लिए ये मान लिया जाता है 107 को. ठीक है, यही एक कंसेप्ट रहता है. बुक बिल्डिंग इज अ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ सेटिंग थ्रू द कंसेंसस प्राइस ऑफ आईपीओज इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिसीव्ड from the most informed investors who are institutional and corporate investors like LIC, UTI, and correct evaluation of the company's potential and the price of its shares. The advantages क्या होते हैं? Advantages सबसे पहले the cost of issue is considerably minimized because of limited number of investors. Investors limited हो जाते हैं इसलिए जो issue का cost होता है वो कम हो जाता है. The fund are collected easily and quickly एट लीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि कुछ गिने चुने लोगों को जो शेयर इशू किया जाता है उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है. मतलब जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं रहता. पॉइंट नंबर डी, the success of the issue of the share is ensured because full subscription by underwriters and broker. There is minimum chances of ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब ये कि जितने भी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उतने के शेयर्स को या तो पब्लिक खरीद लेती है या प्राइवेटली प्लेस हो जाते हैं. अगर नहीं हो पाते हैं तो जो बचा खुचा पार्ट होता है वो अंडरराइटर्स बाई कर लेते हैं. तो इन टोटल जो होता है वो 100% फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है. ठीक है, पॉइंट नंबर ई, द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज रियलिस्टिक इन द सेंस दैट इट इज़ फिक्स्ड जस्ट वन वीक बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू. Point number F, since the issue price is based on the actual offers made by the different investor, it tend to be closer to the real ones, hence it is fair one. क्योंकि बिडिंग मंगाई होती है ना, बिडिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देख लेना आप लोग. पॉइंट नंबर जी, द इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी कैन बी इजीली इवेल्युएटेड बाय द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आई होप कंप्लीट हो गया. इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओवर सब्सक्रिप्शन. Minimum subscription is the minimum amount which, in the opinion of directors, must be raised in cash by issue of shares in order to provide the following: the purchase price of any property to be acquired. ठीक है, any preliminary expenses like commission payable to the company. पॉइंट नंबर बी, हालांकि ये पॉइंट नंबर ए था, ये पॉइंट नंबर बी होना चाहिए, ये पॉइंट नंबर सी होना चाहिए, वो एडिटिंग में रह गया. द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड फॉर द अबव एक्सपेंडिचर. पॉइंट नंबर सी, वर्किंग कैपिटल एनी अदर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन द नेचर एंड पर्पस देयर ऑफ एंड एस्टिमेटेड अमाउंट इन सच केस. हालांकि इन सब में समझाने वाला कुछ भी नहीं है, बस आप रीड करोगे देख देख के तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ओवर सब्सक्रिप्शन, when the application money is received for more number of shares than the number of shares offered. कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफर किए थे लेकिन उनके पास एप्लीकेशन आके 1050, तो 50 जो होता है ना ये ओवर जी सब्सक्राइब करने के लिए आए हुए हैं. ठीक है, मतलब जितना एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है वो ज़्यादा है
किससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से। व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब द कंपनी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द एप्लीकेंट्स। जैसा कि मैंने बताया 1000 शेयर्स हैं, 1050 लोग खड़े हैं लाइन में लेने के लिए, तो सभी को थोड़ी ना शेयर मिल जाएगा। अब क्या होता है? दिस इज बिकॉज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल इन नो केस एक्सीड द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर द इशू। इन सच केस देयर आर 3 पॉसिबल वेज। 3 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? पहला, द एप्लीकेशन फॉर द एक्सेस ऑफ द शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड द फुल अलॉटमेंट इज मेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। 1000 लोग हैं, इसमें एक 1050 हमारे पास आ गए थे, 1000 के 1000 को दे दो, बाकी 50 लोगों को बोल दो कि हम आपको नहीं दे रहे, रिजेक्ट कर दो उनके ऑफर को। दूसरा, ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। आप प्रोरेटा बेसिस निकाल सकते हो, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स को इशू कर सकते हो। तीसरा, सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड सम आर रिजेक्टेड एंड सम आर अलॉटेड प्रोपोर्शनैलिटी। कुछ लोगों को पूरी तरह से दे दो, कुछ लोगों को थोड़े से दे दो, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी मत दो। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, हाउ इज सी आर, वट इज सी आर आर एंड हाउ इट इज क्रिएटेड एंड how it can be utilized. CRR, Capital Redemption Reserve account, is the capitalization of free profit utilized for the redemption of nominal value of redeemable preference shares. जो redeemable preference shares होते हैं उसके फेस वैल्यू के बराबर जो अमाउंट होता है वो आपको CRR में ट्रांसफ़र करना होता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा है। It is similar to the share capital account. The provision of the Companies Act relating to the redemption of the shares shall apply as if this account were paid up share capital of the company if this account is used for the purpose other than the issue of fully paid bonus shares. कहाँ से क्रिएट होता है? How it is created? When the company redeems preference shares out of accumulated profit. Accumulated profit मतलब that is credit balance of the profit and loss account or other free profits. The company must set aside sum equal to the nominal value of the shares redeemed. कंपनी जितने भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स मतलब फेस वैल्यू के बराबर उनके शेयर्स को एक साइड में रख देती है, उतना अमाउंट को। दिस सम मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ रिजर्व कॉल्ड CRR अकाउंट। दस, दिस अकाउंट इज क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट। कंपनी के पास जो रिटेन्ड प्रॉफिट होता है, रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब कि जो रिजर्व में पैसा होता है, CRR के अंदर पैसा भी वहीं से जाता है। It appears on the liability side of the balance sheet under the head reserve and surplus and it is part of the shareholders fund. शेयर होल्डर्स फंड में मतलब सबसे पहले आ जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके बाद आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, रिजर्व से सरप्लस में आ जाएगा, तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है ये। यूटिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दिस अकाउंट इज सिमिलर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट and is cannot be applied for any purpose other than provision regarding the reduction of the share capital are complied with and is required in case of paid up share capital. With one exception, it can be applied for the issuing for the payment of fully paid bonus shares. यहाँ पे यूटिलाइजेशन वाला पूरा कॉलम काट के आप लोग लिख देना, सिर्फ इतना लिख देना, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये एक्चुअली प्रोविजन पूरा लिखा हुआ, मैंने प्रोविजन पूरा एज इट इज़ कॉपी करके आपके लिए बना दिया था। व्हाट इज़ गुडविल एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके लिए मैंने ये लिंक दिया है। लिंक मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, जिसको मैंने वन शॉट रिविजन किया बहुत कम टाइम में, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो इस चीज़ को। अलग से यहाँ पे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच देयर मे बी नीड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किन केसेस में गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है? द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, सेल एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। दूसरा, अमेलगमेशन के टाइम पे। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। चौथा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। फिफ्थ, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट बाय द होल्डिंग कंपनी, CFS। जब उनको कंसोलिडेशन होती है ना, सभी के सभी उनके सब्सिडरीज और बाकी जो कंपनी से रहती है उनको ऐड करके एक अकाउंट बनाया जाता है, तो पूरा होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसमें स्टैंड अलोन का जो बैलेंस शीट होती है उनको एक साथ जोड़ा जाता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। टेक ओवर ऑफ द बिजनेस बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन है, आज रात को आप लोगों को वीडियो आ जाएगी, यहाँ तक के आपको क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अभी कुछ ये क्वेश्चन बचे हो, कितने बचे हैं? 3 ये हो गए, उसके बाद 3 3 6, 3 9, और ये जो वीडियो है इसकी एक अलग वीडियो आएगी। मतलब अभी 2 वीडियोज़ आपके लिए आना बाकी है। आज ही रात को वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे, मैं कल तक के लिए नहीं रखने वाला हूँ। आज के आज आप लोग को वीडियो देख के मैं ख़त्म कर दूँगा। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लेना, नोट्स को रीड कर लेना। ये जो मैंने वीडियो में दिखाया इसको रीड कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, बट इसमें बहुत कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए कुछ बताना
मैंने मुनासिब नहीं समझा अभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।